फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम आदर्श कला शिक्षक की बात करेंगे। देखिए, हम बच्चों को वही चीज़ बता सकते हैं या फिर किसी को भी जो हम खुद बेहतर ढंग से जानते हैं, ठीक है। तो अगर एक शिक्षक को कला में रुचि है तो उसकी सृजनात्मक जो शक्तियां हैं वो भी ज़्यादा बेहतर होंगी, मतलब जो क्रिएटिविटी लेवल होगा उस टीचर का वो भी बेहतर होगा। तो जब वो चीज़ खुद बेहतर कर पाएगा तो वो बच्चों को भी बेहतर बता पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो टीचर का आर्ट में, म्यूज़िक में, इन सारी चीज़ों में रुचि लेना बनता है, क्योंकि एज अ टीचर आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब हर चीज़ में रुचि होनी चाहिए, हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप हर प्रकार के बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। तो जो अगर नहीं है, मालूम आप एक टीचर हैं पर आप में वो चीज़ें नहीं है, क्रिएटिविटी, कुछ लोगों को नहीं होता है इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह में, तो आप किन किन चीज़ों को खुद में रख सकते हैं या कौन सी चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिविटी का लेवल है या अन्य जो रुचियां हैं वो आपकी विकसित हो सके कला के प्रति, तो उनको हम देखेंगे। यानी आदर्श कला शिक्षक से संबंध मतलब है यहाँ पे, मीन्स है कि एक अच्छा शिक्षक कैसे होना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक आदर्श कला शिक्षक ही बालकों की कला की शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो अपनी रोशनी व प्रकाश से दूर दूर तक अंधेरे को मिटाकर उन्हें प्रकाशित करते हैं, परंतु उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है। शिक्षक का चेहरा जहां अपने ज्ञान से चमकता रहता है, वहीं कहीं खिंची हुई थकान की रेखा भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके बच्चों को वो चीज़ समझ आ पाती है। यह रेखा उस समय गर्व से और खिंच जाती है जब कोई विद्यार्थी आकर अपने शिक्षक की चरण धूलि अपने माथे से लगाकर कहता है, गुरुजी आज मैं आईएएस अफसर बन गया हूँ, यह किसी अनुदान पर क्या है बाहर जा रहा हूँ। यानी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है कोई टीचर जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ अच्छा कर जाता है किसी फील्ड में, है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। तब हमें लगता है कि यार हाँ, अपनी लाइफ में हमने भी कुछ किया है, ठीक। फिर कह रहे हैं, आज के दौर में नौजवान विद्यार्थी जहाँ नैतिक स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, वहीं हम शिक्षक पाते हैं कि वे पूर्ण रूप से अनैतिकता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें लगता है, बच्चों को लगता है कि हम मतलब मोरालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब बातें भी करते रहते हैं बच्चे, लेकिन एज अ टीचर हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की जो मोरालिटी है, उसका जो लेवल है, जो स्तर है, वो ज़माने के हिसाब से घटता जा रहा है। मतलब माता पिता की रिस्पेक्ट करना या गुरुजनों की रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें उन्हें आ ही नहीं रही हैं, ठीक है। कह रहे हैं उनके सामने केवल एक ही सपना है कि वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यह सपना वे घर से ही लेकर चलते हैं। छोटी छोटी बातें में उनकी नैतिकता को गिराया जा रहा है, जैसे कि बिजली की कटौती या फिर घर में ही सरकारों का ज्ञान ना करवाया जाए। फिर कह रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करने के स्थान पर हाथ मिलाया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे मैंने कॉलेज में कई सारी बार देखा है कि इंसान नमस्ते करता है तो हाथों को नीचे करके करता है, बट एक्चुअली हमारा जो कल्चर है, मैं तो नहीं करती थी, मैं तो हाथ जोड़ के ही करती हूँ, क्योंकि हमारा कल्चर कहता है कि अगर आपको नमस्ते करना है तो यार हाथों को जोड़िए। और हाथों को जोड़ने में भी क्या है, एक हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ये ऊपर वाला जो फिंगर है हमारी, उसका जो टॉप का जो पार्ट है, उनके दबने से ना हमारी जो ब्रेन पावर है वो मजबूत होती है। तो हाथों को ना जोड़ना होता है। ऐसे ही पैरों के छूने की परंपरा थी तो इंसान घुटनों पे आ गया, तो जो टीचर्स होते हैं या माता पिता होते हैं उनके घुटनों को छूता है, ना कि पैरों को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से अडेप्ट की, बच्चे ने अडेप्ट तो अपने बड़ों से ही की हैं। तो बड़ों को जो करते देखा, यानी जैसे टीचर्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो बच्चे का, यानी इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर है उसको परफेक्ट होना चाहिए। वो उसके ड्रेसिंग सेंस क्या कह रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, या फिर वो क्या बोल रहा है, उन शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द भी बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं, ऐसे परिपक्व दिमाग लेकर जब युवा वर्ग हमारे सम्मुख आता है तो बड़ा कठिन हो जाता है उनके दिमाग में यह डालना कि तुम सामाजिक कार्यकर्ता बनो या किसान बनो। आज का युवा वर्ग यदि किसान बनने की इच्छा रखे तो कितना अच्छा है। भारत के कृषि प्रधान देश में उसकी अपनी पहचान होती है। हमारी इन बातों को आज का युवा वर्ग कान में लगे वाक्य वाई की आवाज़ में दबा देता है। यानी जो ईयरफोन्स हैं उनकी बात हो रही है, सुनना नहीं है ना, तो कोई नहीं कहना चाहता, सबको हाई फाई बनना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आज की जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो मोरालिटी बहुत बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस में ये जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब पैर छूना वगैरह, नमस्ते करना और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनको सिखाया जाता है, लेकिन
ज़्यादातर ऐसा हम देखते हैं, पाते हैं कि जो जनरेशन है वो अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गई है, ठीक है। तो एक आदर्श टीचर की ये भी क्वालिटी है कि वो बच्चों में ये चीज़ भी इंक्रीज करे। अब देखिए, कह रहे हैं कि वर्तमान युग के युवा छात्र या बालक जब शिक्षक के नज़दीक आते हैं तो शिक्षक सोचते हैं कि छात्र के स्वतंत्र विचार या सोच पर प्रतिबंध लगे कि वे NCC, NSS आदि के द्वारा अपनी सोच को नई दिशा दें। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि NSS में यदि छात्र नहीं आता तो उसकी उपस्थिति कम हो जाती है, किंतु NCC में नहीं आने इसी प्रकार का दंड नहीं मिलता। यानी हमें चाहिए कि इसके द्वारा नौकरी आदि का स्थान देकर उनका भविष्य निर्धारण किया जाए, क्योंकि कभी ना कभी उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई ना कोई काम करना ही करना है ना। तो वो लोगों से मिलेंगे, और अगर तमीज़ ही नहीं होगी लोगों से बात करने की, उन्हें फेस करने की, तो मतलब हम बोल रहे हैं पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बट हमें बात करने की तमीज़ नहीं है, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि किसी से कुछ भी बोला नहीं जा सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप करनी है। फिर कह रहे हैं कॉलेज में पेरेंट्स मीट, ठीक है, तो होना चाहिए। युवा वर्ग को बदलने के लिए उनमें खुद सोचने की ताकत पैदा करनी मतलब पड़ेगी, मतलब ऐसा कुछ इंक्रीज करना है बच्चों में, जिससे कि वो सही गलत को आंक सकें, समझ सकें। और उनके जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, यानी PTM होती है, उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, माता पिता से भी मिलना चाहिए। तो बच्चे में ना वो चीज़ डर रहता है थोड़ा सा कि मम्मी पापा मिल रहे हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, तो क्या बातें हो रही हैं या हमें कैसे रहना है, घर में कैसे रहना, क्योंकि केवल बच्चे को घर में माहौल नहीं दिया जा सकता, या फिर बच्चे को केवल स्कूल या कॉलेज में मतलब माहौल नहीं दिया जा सकता। दोनों जगह अच्छी होनी चाहिए, दोनों जगह यानी पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो दोनों बेहतर होने चाहिए, तब बच्चे की पर्सनालिटी बेहतर बनती है। कह रहे हैं आजकल हमारे देश में तो ये काम ना टीचर को ही करना पड़ेगा। अगर बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी है तो भी आप टीचर से मिल सकते हैं, और कई सारे इंटरव्यूज़ या फिर ऑब्जर्वेशन करके आप उनका, या फिर अवलोकन करके आप क्या कर सकते हैं, उनकी मतलब उस चीज़ को आप बढ़ावा दे सकते हैं, या माता पिता को समझा सकते हैं कि बच्चे के प्रति अपना जो रवैया है वो बदलें, जो भी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आजकल हमारे देश में इसी कमी को मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर के विषय अनिवार्य कर दिए हैं, तथा टीवी रेडियो प्रत्येक स्थान पर भारतीय संस्कृति को दिखाया जा रहा है। यानी बच्चों के माइंड में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है, मैंने एक एक्चुअली देखा हुआ है कि ज़्यादातर लोग ना भक्ति लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता होगा यार जनरेशन आगे जा रही है तो, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर दिखावा भी कर रहे हैं तो तब भी लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ईश्वर क्या है, या फिर जो भी हमारी दर्शन है उनके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो और वो चीज़ें सामने जब बार बार आती है तो हम उनके बारे में समझना या सोचना भी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीवी में रामायण सीरियल को दिखाने से देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठाया गया है और वास्तव में उठ रहा है। तो हमें पता चला कि भगवान श्री राम थे, और ये जो हमारे जो आगे की जो जनरेशन आ रही है, जो छोटी जनरेशन मतलब हमसे बाद के जो लोग हैं, तो उनको देखिए, तो उन बच्चों को ये चीज़ मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तो सभी के अंदर होती है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा जाना, फिर बहुत अधिक जानने की कोशिश की, तो जब वो चीज़ें बार बार आई तो बच्चा उस चीज़ को जानने के लिए भी ललायित हो गया। तो ऐसी चीज़ें दिखाई भी जानी चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज़ें देखेगा उसी चीज़ के प्रति वो जानने के लिए जिज्ञासा पैदा होगी। कह रहे हैं हम शिक्षक कक्षा में सिर्फ स्वयं के विषय तक ही सीमित ना रह पाएं, साथ साथ एक आदर्श को सामने रखें और किसी भी कार्य को करने से पहले स्वयं आदर्श बने। आप बच्चों को तब समझा सकते हैं, खुद गलत किए जा रहे हैं, खुद सिगरेट या फिर शराब पिए जा रहे हैं या गुटखा खाए जा रहे हैं, और आप बच्चे को समझा रहे हैं कि आप मत खाइए, तो ये गलत है। और एक अच्छे टीचर होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप च्युइंगम खा रहे हैं तो ये गलत आदत है, आप बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। मैंने कल को मैं पढ़ाने गई तो मैंने कहा बच्चे मास्क लगा के आया करो, तो बच्चे ने पहले ही कहा मैम आप तो मास्क लगाए नहीं है, तो मैं उसके आगे क्या ही बोलती। यानी जो चीज़ आपको बच्चे में लानी है, बदलाव जो लाना है, वो बदलाव आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है, आपको अनुकरणित कर रहा है। फिर कह रहे हैं एक सच्चे शिक्षक की यही पहचान है कि अपने विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाए, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना होता है। ठीक है, यानी सब जो ये जो मतलब जितना भी आसपास जो माहौल दिख रहा है, जितने भी लोग हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी लगने लगे। केवल अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने
ट्रेंड्स इस चीज़ में फंस के ना रह जाए, जो मतलब एनिमल्स हैं या फिर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हमारे ट्रीज या प्लांट्स हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं नेचर की, या फिर जो भी इंसान है, सोसाइटी है हमारी, तो उन सब की जिम्मेदारी वो लेना सीखे। और हर एक व्यक्ति को अगर ये इस चीज़ बात का एहसास हो जाएगा, तो फिर हमारा जो मतलब चलन है, जो हमारा एक्चुअली में जो वर्क करने वाली जो चीज़ें हैं कि जो सोसाइटी के काम है, उसमें कोई बाधा ही नहीं आएगी, कहीं लड़ाई ही नहीं होगी। जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाएगी। अब देखिए कह रहे हैं, निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि प्रगटीकरण अथवा अभिव्यक्तिकरण जब मानव की भीतरी व आंतरिक आकुलता निर्मित हो जाती है तभी कलाकृति विकसित होती है। लेकिन कला का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह अनैतिक भावना का परिष्कार करती है और नैतिक दृष्टि से मानव को उच्च बनाती है। अब देखिए यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि अभिव्यक्तिकरण का मतलब ये है कि मानव के अंदर कुछ भावनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो दब जाती हैं, वो कला के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। चाहे वो हम नृत्य कह लें, चाहे वो हम जैसे हम कुप्रथाओं को दिखाते हैं तो डांस की वजह से, डांस फॉर्म में भी या गा के भी, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा है, तो वो अपनी भावनाओं को गा के बता देगा, है ना, उस तरीके से। तो लेकिन वो जो व्यक्त करने का जो तरीका है ना, गलत चीज़ को सही तरीके से बताना ही कला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी उसमें भी मोरालिटी आ जाती है। फिर देखिए कह रहे हैं कला जो आदर्श कला शिक्षक के प्रमुख गुण हैं। तो एक आदर्श कला शिक्षक के प्रमुख गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं को के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले आए तो अगर आप एक कला शिक्षक की बात करें या एक कॉमन, अगर कला जो खाली मतलब आदर्श शिक्षक की आदर्श शिक्षक की भी बात हो, मतलब अलग से अगर आपसे कहा जाए कि आदर्श शिक्षक की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आप उसमें भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। और कला शिक्षक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी ही क्वालिटीज़ मतलब सिमिलर है, ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी है। अब देखिए पहले है कि दया व सहानुभूति। तो दया और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। देखिए कह रहे हैं अच्छा शिक्षक अपने छात्रों के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार रखता है। इस संदर्भ में पेंटन ने लिखा है कि इसका अर्थ कोमलता नहीं है, वरन छात्रों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझने की योग्यता है। शिक्षक में यह योग्यता जितनी ही अधिक होगी, उसका शिक्षण उतना ही अधिक सफल होगा। दया और सहानुभूति के गुणों के अभाव में छात्रों को सीखने के लिए केवल बाध्य किया जा सकता है, उसके सीखने के प्रति रुचि पैदा नहीं हो सकती। अगर आप बच्चों को कुछ ज़बरदस्ती बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट है उसमें दम नहीं है और आप चिल्लाए जा रहे हैं, बच्चा नहीं समझना चाहता, आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, चीखे जा रहे हैं, बच्चा कभी नहीं सीखेगा और वो चीज़ें उसे कभी याद नहीं रहती हैं। जिन टीचर्स ने हमें प्यार से पढ़ाया, हमें सहानुभूति के साथ पढ़ाया, बताने की कोशिश की, मैं 10 बार बताया, हमने 10 बार पूछा, तो उनके फेसेस मुझे आज भी याद हैं। लेकिन जो टीचर्स मुझे मारते थे और जो चीखते चिल्लाते थे, उनकी शक्ल मुझे आज तक याद तो है, बट मुझे वो चीज़ें याद नहीं है जो उन्होंने पढ़ाई थी। ये बात सच है, आप लोग शायद इस बात को मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए अगला कह रहे हैं धैर्य और लगन। देखिए अगर आप एक टीचर हैं और आप में पेशेंस नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, मतलब आपको टीचर नहीं होना चाहिए, तो आप टीचर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, क्योंकि हर किसी में अलग अलग होता है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो आप टीचर बनने के लिए नहीं, आप गलत फील्ड में आ गए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक जो मम्मी है यानी मदर है, वो बड़ी लगन और प्यार से पालती हैं, फिर वो अपने बच्चे को एक टीचर को दे देती हैं और उन्हें लगता है कि वो टीचर ज़्यादा बेहतर संभाल सकता है हमसे। मतलब इतने मतलब टाइम के बाद, वो अपने पास रखने के बाद, उसे इतना प्यार करने के बाद भी एक टीचर को सौंप देती हैं कि हमसे अच्छा भविष्य ये हमारा बना देगा। तो एक टीचर होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। तो यानी धैर्य और लगन आपके अंदर होना चाहिए। बच्चों को पीटना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे और आपका कंटेंट बेहतर है, आपके पढ़ाने की स्ट्रेटजीज मेथड्स बेहतर हैं, तो बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, बड़ा छोटा किसी भी तरीके का हो, कभी अनडिसिप्लिन्ड क्लास होगी ही नहीं, ठीक है। और आपका जो पढ़ाना है वो सफल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अच्छा शिक्षक अपने धैर्य व लगन से ही सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। कक्षा में सभी छात्र बुद्धिमान और आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कुछ मंद बुद्धि और शरारती भी होते हैं। उन सभी को देखना है। आप परेशान हो जाते हैं अगर कोई बच्चा बार बार आपको डिस्टर्बेंस मतलब क्रिएट कर रहा है, तो उसका कारण जानिए। आप उस पर केस स्टडी कर सकते हैं, है ना, व्यक्ति अध्ययन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड कैसा है या क्या क्या दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि ऐसे छात्रों को शिक्षक केवल धैर्य और निरंतर चेष्टा से ही ज्ञान और सद्व्यवहार के क्षेत्रों में प्रविष्ट कर सकते हैं, ठीक। मतलब वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको हर बच्चा पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने कुछ बच्चों को ही चुन लिया। अब देखिए कह रहे हैं विषय का ज्ञान और आपके विषय पे पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप
टीचर अच्छे हैं, आपको पढ़ाना अच्छा आता है, लेकिन आपकी विषय पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो सब बर्बाद है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान, लगातार पढ़ते रहना है उसी चीज़ को, तो आप निपुण हो जाएंगे। कहते नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन परफेक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उस चीज़ में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आप टीचर भी तो भाई उसी के बने होंगे ना, जिस आप जो चीज़ लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। मान लो आपको आर्ट्स लेनी, तो आपने इंटर भी आर्ट्स से किया, ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, एंड देन आपने जो बीएड या बीटीसी किया, तो उसमें भी जैसे आप बीएड किया तो आपको अगर क्योंकि बीटीसी में तो लगभग प्राइमरी लेवल का होता है, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बीएड आपने अगर किया है तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा ना, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपकी विषय पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह कुशलता से बच्चों को पढ़ा सकता है। ज्ञानविहीन शिक्षक ना तो छात्रों को सम्मान प्राप्त करता है, बच्चों को लगता है अगर बच्चों ने कुछ पूछ लिया, आप उतना रट के आए हैं, एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बर्बाद हैं। बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप चुपचाप खड़े हैं, तो बच्चों की नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप 2 लाइनें भी बिना किताब को पकड़े हाथ में नहीं बोल पा रहे हैं, तो बच्चों के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना बेहतर रख पाते हैं, आप कितना अच्छा समझा पाते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। फिर बच्चे आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप अच्छा दे पा रहे हैं, बच्चों को भी समझ आता है, चाहे वो किसी भी लेवल के बच्चे हों। ठीक है सॉरी। फिर कह रहे हैं और ना उनके मस्तिष्क का विकास करता है। इस संदर्भ में केजी सैदिन ठीक लिखता है कि यदि शिक्षक ज्ञान की सृष्टि से ही हीन और खोखला है तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। यानी खुद ही नहीं आ रही है जो चीज़, वो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। न्याय और निष्पक्षता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आगे वाले बच्चों को केवल पढ़ाते रहते हैं, पीछे के बच्चों को या फिर कॉर्नर के बच्चों को ध्यान ही नहीं देते, है ना। मतलब जब मैं पढ़ती थी, लगभग 10th क्लास में थी, तो मेरे साथ यही होता था। मैं लिटरली बोल रही हूँ कि वो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, तो मेरे को पढ़ाया जाता था, या फिर आगे के जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनको पढ़ाया जाता था टीचर्स, और वो भी पढ़ाते कैसे थे, वो रीडिंग कर रहे हैं बुक की, बच्चे खुद से, पर मैडम कुछ नहीं बता रही हैं। मतलब ये बेइज्जती की बात है, लेकिन हमारी कैसा सिस्टम है, ये एजुकेशन का सिस्टम कैसा है ना। तो आप बनने जा रहे हैं अच्छे टीचर या फिर अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो निष्पक्षता है, आप ऐसे टीचर बने, क्योंकि हम साथ में मिलकर काम करेंगे तभी होगा। क्योंकि एक लोगों के बदलने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जो युवा पीढ़ी है, जो युवा शिक्षक हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि आपने जिन चीज़ों को फेस किया है वो आगे की पीढ़ी फेस ना करे, उसको ये चीज़ मतलब ना हो। तो यही उद्देश्य मेरा रहा है, और मैंने सोचा भी था आगे आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे भी बेहतर कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी टाइम नहीं था तो बीच में कई सारी वीडियो बर्बाद हो गई, बट लिटरली मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, क्योंकि मैंने देखा यार इसका भी कंटेंट नहीं मिला मुझे कहीं पे भी, तो बच्चे परेशान हैं। लेकिन मैंने सोचा जितना हो सकेगा मैं उतना दूंगी। ये थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी बेहतर देने की। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए कि न्याय और निष्पक्षता के गुण होने चाहिए। अच्छा शिक्षक विभिन्न वर्गों और जातियों के छात्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सबकी 2 आंखें हैं, 1 कान है, 2 कान है, 1 नाक है। मतलब तभी हम यूनिफॉर्म में बच्चों को बुलाते हैं विद्यालय। कल को कोई अमीर या गरीब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आपको उसके नाम पे उसको जज नहीं करना है। वो मोहम्मडन है, वो हिंदू है, वो जो भी है, मतलब क्रिश्चियन है, जो भी है, आपको उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जितना एक हिंदू बच्चे को दे रहे हैं कंटेंट अपना, जितनी मेहनत या लगन कर रहे हैं उसके ऊपर, उतनी ही हर बच्चे पे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एक आदर्श टीचर की। अगर आप सच में एक टीचर, अच्छे और बेहतर टीचर बनना चाहते हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप खुद की नॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को बता रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में भी जो इंक्रीमेंट है वो आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऐसा करने से जो छात्र हैं, छात्रों पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह उसके विश्वास तथा सम्मान का पात्र नहीं रह जाता। इस संदर्भ में रायबर्न कहते हैं कि न्यायपूर्ण होने का प्रयास करने की आदत शिक्षक को अनुशासन और कार्य करने में सहायता करती है। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे आपका सम्मान करेंगे, वो भी देखेंगे। और आपस में भी, जैसे आप किसी बच्चे के प्रति बेकार सा व्यवहार करते हैं तो दूसरा बच्चा भी तो देख रहा है यार, तो वो चीज़ें गलत है। मतलब बच्चे में भी ये चीज़ आ जाएगी, फिर वो कल को सोसाइटी में जाएगा तो वो चीज़ उसमें आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में यही होता है कि हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गलत मत मानिए, लेकिन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई अदर कास्ट का बच्चा या फिर शेड्यूल कास्ट का है, उसके साथ आपने गलत बिहेव कर दिया, तो ये चीज़ हिंदू जो बच्चा होगा उसने भी देखी है ये चीज़,
ठीक है। तो वो देख रहा है कि यार इस कास्ट का इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो अभी वो क्लासरूम में उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा, कल को वो सोसाइटी में जाएगा और शेड्यूल कास्ट के जो लोग होंगे उनके साथ वैसा बिहेव करेगा। लेकिन कास्ट और रिलीजन मैटर नहीं करता है, रहना तो हम सबको साथ में ना। तो ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। और आप किसी भी कास्ट को, अगर आप टीचर हैं तो आपके अंदर मतलब ऐसे होना तो किसी के अंदर नहीं चाहिए, लेकिन आप एक एज अ आदर्श शिक्षक हैं तो आपके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप जाति को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, मतलब कट्टरवादिता दिखा रहे हैं कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नहीं मानूंगा। तो ये गलत चीज़ है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए अगला, देखिए तो आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट रहती ही हैं और लगभग आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी में भी आता ही है कि आदर्श शिक्षक के गुण क्या है। कला को छोड़ दीजिए, आप कला का पूछा जाए तो कला में लिख दीजिए, और आदर्श शिक्षक के गुण पूछे जाए तो आप इनको लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति, अच्छे शिक्षक में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के जो गुण हैं उनका होना परम आवश्यक है। जब भी शिक्षक किसी वर्ग के छात्रों में सामने खड़ा होता है और उनकी आंखों को अपने ऊपर लगा हुआ देखता है, तभी वह अपने में इन गुणों की उपस्थिति की आकांक्षा करता है। इसके अभाव में वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है और छात्रों के उपहास का पात्र बनता है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि बच्चों का जो मतलब हैंडल नहीं कर पाते कुछ लोग बच्चों को। मैं जब थी टीचिंग में तो एक बच्चा था, तो वो डर रहा था बच्चों को पढ़ाते हुए। आप एक टीचर की तरह प्रेजेंट होने जा रहे हैं उसके सामने, आप जो कहेंगे बच्चा सिर्फ वही मानेगा। आपको खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको डर लग रहा है फिर भी आप ऐसा मत दिखाइए। ऐसा नहीं होता कि यार सब लोग परफेक्ट होके पैदा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर परफेक्शन हो, लेकिन आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप डर कम फील कीजिए, मतलब खुद को ये बात समझाइए, या अलग से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बोर्ड लगा लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि 4 बच्चे बैठे हैं, 4 लोगों को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए घर में बैठ के 4 बच्चों को, तो वो चीज़ भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। या आप कोई काम करते हैं, देखिए हमारे अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम कुछ बेहतर करते हैं या कुछ अच्छा कमा पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और आपके अंदर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए पढ़ाने की। आपका काम करने का कुछ और मन है और आप बच्चे पे फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है ना। पढ़ाने का भी मन आपका होना चाहिए, प्लस बच्चे का पढ़ने का मन होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं लोग नहीं कहते, मतलब उस लोगों को लगता है ऐसे भी कोई भी टीचर बन सकता है, बट ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता। ठीक है। अगला देखते हैं। तो कह रहे हैं अच्छा स्वभाव व प्रसन्न, बच्चे उनके प्रति, उन टीचर्स के प्रति, और इसीलिए बच्चे जो मेल टीचर्स होते हैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते जितना कि फीमेल से होते, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं ना उनके अंदर इमोशंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं मेल से, मतलब ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, प्यार से पढ़ाती हैं बच्चों को, अच्छे से समझ पाती हैं, है ना, एज अ मदर ट्रीट करती हैं। हालांकि जो मेल्स हैं उनको भी एज अ फादर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए आप बच्चों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो आपके खुद के बच्चे, मतलब सच बता रही हूँ, ये चीज़ आपको शायद थोड़ी सी बुरी लग सकती है, क्योंकि आप खुद का समझ के पढ़ाएंगे तब जाके बात बनेगी। क्योंकि टीचर की तरह आप पढ़ाएंगे ना तो वो बच्चों को आप अलग ही ट्रीट कर रहे होंगे कि मार भी सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको अपना समझ के पढ़ाएंगे तो आप कभी भी उनको सोचेंगे ही नहीं कि मैं इसको गलत दे दूं, या मन नहीं है तो आज ये ना करूं। हम अपनों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं अच्छा स्वभाव व प्रसन्नता। अब कह रहे हैं अच्छे शिक्षक का स्वभाव मधुर और प्रसन्नमुख होना चाहिए। शिक्षक का मधुर व प्रसन्नमुख स्वभाव छात्रों के मस्तिष्क पर इस बात को अंकित कर देता है कि कार्य का नीरस और अरुचिकर होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए आप किसी सब्जेक्ट को बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं और बहुत परेशान है, तो बच्चे ना ऑलरेडी प्रेशर में चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटी सी मीठी सी स्माइल रखनी। ऐसा नहीं कि बहुत तेज हंस रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आपको बच्चों के साथ एक कॉमन सा, देखिए आप ज़्यादा भी नहीं हंस सकते, वरना जो बच्चे हैं वो आपके सर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है भाई। कोई चटपटे भी होते हैं, कोई सीधे और शरीफ भी होते हैं, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। तो आप क्या करना है, आपको मीठी सी स्माइल रखनी है ना, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, ये सारी जो फीलिंग है वो आपके अंदर होनी चाहिए।
ताकि बच्चा थोड़ा सा डरे भी, थोड़ा खुश मिजाज रहिए, आप उनके साथ में घुलिए मिलिए, तो बच्चा समझ पाता है कि हमारे टीचर का नेचर कैसा है। ठीक, अब देखिए, तो किसी चीज़ में अगर आप रुचि लेंगे, आप खुशी से पढ़ाएंगे, आप दिखाएंगे आपको बहुत इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते जो एक्चुअली में समझ नहीं आती है ना। हम किसी चीज़ के बारे में समझना शुरू करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा समझ आता है, तो उनके अंदर होता है यार बात तो ठीक कह रहे हैं हमारे सर या मैडम, है ना, तो उनको जानने की इच्छा होती है। तो आपका काम यही है कि उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी का जो लेवल है उसको और बढ़ाया जाए और जानने की इच्छा उत्पन्न की जाए। ठीक, फिर कह रहे हैं कुद्र चेहरे, मलिन मुख और तनी हुई भौहें वाले शिक्षक का ना तो कक्षा में स्वागत होता है और ना वह छात्रों के मस्तिष्क के ज्ञान से आलोकित करने में सफल होता है। अब देखिए, मेरी टीचर, मुझे याद है एक टीचर थी जो बहुत मारा करती थी, तो उनका क्या है, कोई नहीं, अरे ये आ गई यार, ये क्यों आ गई, मुझे इनसे नहीं पढ़ना, और बच्चे भागने लगते हैं या फिर कोई बहाना करके जाने लगते हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे कुछ नहीं पढ़ाएंगी, ऊपर से चिल्लाएंगी और चीखेंगी ही, है ना। तो ऐसे लोगों से कौन पढ़ना चाहेगा। तो आपको क्या है, प्यार से, मतलब बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार से पढ़ाइए उनको, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी जो विषय है उस पर कमांड रखिए, आप जब तक बोलेंगे, जब तक बताएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। ठीक है, तो आप उनको जब तक आप बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, अगर आपका प्लान खत्म हो गया है जो आप बना के लेके गए हैं क्लास में, या फिर वो जो 35 मिनट आपको पढ़ाने होते हैं वो आपने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आपका प्लान गड़बड़ है, तो फिर आपकी जो क्लास है उसमें अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी आपकी क्लास, मतलब उसका जो अनुशासन है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अच्छे से नहीं सुनेगा, या आप आपका जो कंटेंट है वो उन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपकी हर चीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए, आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है, मतलब राइट टाइम रहना है, खुद को अपडेट करते रहना है। अब देखिए, कह रहे हैं गार्लिक कह रहे हैं इस बारे में कि शिक्षक की अपेक्षा और किसी को भी इतनी उद्विग्नता से नहीं निहारा जाता, अतः उसे अपने स्वभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए, जिससे कि वह अपनी कक्षा के सामने सदैव प्रसन्नमुख रहे। देखिए, हर इंसान हमेशा तो खुश नहीं रह सकता, उसकी लाइफ में कई सारी चीज़ें आती हैं, या वो कभी दुखी होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम रोबोट तो है नहीं, हम तो इंसान हैं। तो अगर आपका मन नहीं भी है तो उस दिन मत जाइए पढ़ाने, कह दीजिए मेरा मन नहीं है, उस दिन छुट्टी ले लीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि डेली छुट्टी ले लीजिए, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पढ़ाने का मन नहीं होता है, हम स्टेबल मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं, तो उस दिन कह दीजिए कि मेरा मन नहीं है, किसी और को भेज दीजिए अपनी जगह पे। लेकिन बाकी टाइम आपको एक्टिव रहना है, आपका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उस पर बच्चा बहुत ध्यान रख रहा है, आपका पहनावा, आपका चलने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपकी एक एक जो चीज़ें हैं, आपके बोलने की जो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को अडेप्ट कर लेता है बच्चा। आपने कुछ भी गलत शब्द बोला फटाफट से पकड़ लेगा, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पहल कदमी व सावधान और प्रसन्नता। कह रहे हैं अच्छे शिक्षक में पहल कदमी और साधन संपन्नता के गुण होने चाहिए। पृथक छात्रों में आदेश, रुचियों, पूर्व द्वेष, आदतों और समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि शिक्षक में पहल कदमी और साधन संपन्नता नहीं है तो वह अपने छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब आपको कैसा TLM यूज करना है, आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ बताते हुए बच्चों को कौन सी चीज़ दिखानी है ना। साधन संपन्नता का मतलब ये है आप कम में बेहतर कैसे बता सकते हैं। आपको कोई चीज़ पढ़ानी है तो आप फील्ड ट्रिप पे बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उन चीज़ों को आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से बच्चा जल्दी सीखता है। बच्चों को नदी दिखानी है तो बच्चों को खर्चा भी लगेगा, वहाँ तक ले जाने में आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जहन में होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, कह रहे हैं अच्छी आदतें। अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। कह रहे हैं कि अच्छे शिक्षक में अच्छी बातें होनी चाहिए। अपनी अच्छी आदतों के कारण वह छात्रों के सम्मान, विश्वास और प्रसन्नता का पात्र बनता है। इस संदर्भ में रिस्क का विचार है। ठीक, रिस्क है एक इंसान, वो कहते हैं कि जो शिक्षक अच्छे व्यक्तिक गुणों, परिश्रम, आत्मनियंत्रण, संतुलन आदि का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह छात्रों को उत्तरदायी और आत्मनियंत्रण व मूल्यवान आदर्शों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर टीचर अच्छा नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति बेहतर नहीं बन पाता है। जिसके जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो बेहतर होते हैं, उनके अंदर अच्छे गुण होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, हर इंसान टीचर नहीं हो सकता। आप खुद को जितना बेहतर बना सकते हैं वो उतना ही अच्छा शिक्षक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सीखना भी एक कला है और हर इंसान को सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप अगर सीखने के आदी हैं तो आप एक परफेक्ट शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि परफेक्शन किसी के अंदर नहीं है, लेकिन नहीं है इंटरेस्ट,
आप शिक्षक बनना चाहते हैं, फिर भी खुद में बदलाव लाके आप एक अच्छे और बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं नेतृत्व। नेतृत्व क्या है? कह रहे हैं आदर्श कला शिक्षक में नेतृत्व का गुण होना अति आवश्यक है। कालांश में अधिकतर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब शिक्षक को स्वयं नेतृत्व करना पड़ता है। ऐसा करके ही छात्रों का ज्ञान के पथ पर अग्रसर कर सकता है और अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। वास्तव में नेतृत्व और शिक्षण में पर्याप्त समानता है। ठीक है, नेतृत्व का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक मॉनिटर के मतलब एक मॉनिटर की तरह आप लोगों को बता सकें। आप कोई देख रहा है बच्चा, जाहिर सी बात है, तो आप एक नेता की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको हैंडल कर रहे हैं, हर बच्चे को बता रहे हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है ना। तो वो जो भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस तथ्य की पुष्टि करने में पेंटन ने लिखा है कि नेतृत्व और शिक्षण में पर्याप्त समानता है। जो स्वाभाविक और अर्जित गुण एक में योग देते हैं, वे दूसरों में भी पर्याप्त योग देते हैं। अब विनोद प्रियता की बात करें तो अच्छे शिक्षक में विनोद प्रियता का गुण होना चाहिए। कक्षा की नीरसता को दूर करने के लिए वह किसी परिस्थिति में लाभ उठाकर स्वयं हंसता है और छात्रों को हंसने का मौका देता है। नीरसता दूर हो जाने पर शिक्षण का कार्य सरलता और रुचिक हो जाता है और छात्रों को स्वयं ही उनमें रुचि आने लगती है। इस संबंध में रायवर्न फोर्ज का कथन है कि हंसी के बिना कक्ष बहुत नीरस स्थान है। सीमित हंसी शिक्षण में सहायता देती है। आप बोरिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के माइंड में कुछ भी घुस नहीं रहा, आप बच्चे बिल्कुल बोर हो चुके हैं, लेकिन आपने अचानक से ऐसा कोई चुटकुला, कोई कविता, कोई कहानी सुना दी जिससे कि बच्चों के मन में वो बात आ गई कि अरे सर जी ने बहुत अच्छा बताया, मैडम ने बहुत अच्छा बताया, तो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हंसना, है ना, और इतना भी नहीं कि इतना ज़्यादा हंस देना कि फिर बच्चों को उस वे में चले जाए, है ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए। तो क्लास में जो आपका जो तालमेल है ना, हम एक कह सकते हैं जो एक लेवल है सेट रहना चाहिए कि आपको कितना हंसना है। अगर कोई कहेंगे कि यार एक रोबोट थोड़ी ना कितना हंसना, ये क्या, नहीं, आपको खुद पे नियंत्रण रखना चाहिए कि किन बातों पे हंसना है, किन बातों पे नहीं हंसना है। आप बेअर्थ ही हंसेंगे तो फिर वो वैल्यू कम होने लगती है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कक्षा व्यवहार। कक्षा में अच्छे शिक्षक का व्यवहार नम्र और शिष्ट होना चाहिए। अनम्र और अशिष्ट व्यवहार छात्रों को हतोत्साहित करके उनकी कार्य क्षमता को कम कर देता है। अब कक्षा नियंत्रण की बात करें तो सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार कक्षा नियंत्रण है। यदि कक्षा के छात्र नियंत्रण में नहीं है तो शिक्षक का सब प्रयत्न और परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। अब कह रहे हैं इसलिए छात्र शिक्षक इस बात को कभी नहीं भूलता कि सफल शिक्षक का मूल मंत्र कक्षा नियंत्रण है। संदर्भ में यानी आपकी क्लास कितनी डिसिप्लिन्ड है, कितनी अनुशासित है, और ये तभी होगा जब आपकी विषय पे पकड़ होगी, आप अच्छे टीएलएम का यूज करेंगे या आपका जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्यान है वो बेहतर होगा, तब कभी भी आप अनडिसिप्लिन्ड क्लास को नहीं देखेंगे। हर बच्चा आपकी बात को सुन रहा होगा, प्लस आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका पहनावा मैटर करता है, आपका बच्चों के प्रति व्यवहार मैटर करता है, ये सब कुछ मैटर करता है। आप क्लास में जाते हैं, आपको ऑब्जर्व किया जाने लगता है हर एक बच्चे के द्वारा, हर एक बच्चा आप पे नजर रखे हुए है। ठीक है, क्योंकि आप सेंटर में खड़े हुए हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किधर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर एक बच्चा आपको एनालाइज करके फटाफट से बता देगा और वहीं पे आपको आपका फीडबैक मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा ना कहे, बच्चे ऐसे होते हैं आपके मुंह पे कह देंगे कि मैडम आपके अंदर ये चीज़ खराब है या आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है। तो उस चीज़ को आपको संभालना है, उस चीज़ को देखना है कि बच्चे को ये मौके ना मिले, है ना, बच्चा अच्छा ही फील करे या बच्चे को अच्छी ही चीज़ डिलीवर हो। कोई टीचर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को कुछ गलत मिले। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं या अच्छे शिक्षक हैं तो कभी कोई नहीं चाहेगा कि बच्चे को कुछ गलत डिलीवर हो जाए जिससे कि कल को उसकी लाइफ में वो चीज़ दिक्कत करे, है ना। फिर कह रहे हैं शिक्षक के लिए निर्धारित यह एक नैतिक कर्तव्य है कि वे तरुण छात्रों को स्वस्थ नियंत्रण में रखें। अब देखिए उत्तम स्वास्थ्य की बात करें तो कह रहे हैं स्वरूप शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, ये अरस्तु ने कहा है। अतः एक कुशल शिक्षक सबसे उत्तम गुण उसका स्वास्थ्य है। स्वस्थ शिक्षक अपने कार्य को सरलता, सत्यता और सफलता से संपन्न कर सकता है। अस्वस्थ शिक्षक के कार्य में तत्परता और तल्लीनता, नियमितता और निरंतरता का अभाव होता है। कल रात आपको बुखार आ गया था या आपने अच्छे से सोए नहीं है, आप रात भर फोन चला के गए हुए हैं, अगले दिन आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाने में, है ना। तो आपका टाइम पे सोना, आपका अच्छा खाना, आपका व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ऐड होनी चाहिए, है ना। आप देखिए खुद के शरीर का ध्यान रखेंगे तब आपका माइंड काम करेगा ना, तब आप कुछ बेहतर नया सीखेंगे ना। खुद को मतलब आप जो है
अच्छा नहीं खाते हैं, आपका डाइट जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, आप देखने में मोटे ताजे दिखते हैं या फिर आप अच्छे नहीं दिखते एक तरीके से। देखिए, काला होना या फिर मोटा होना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप ऐसे दिखते हैं, आप आलसी दिख रहे हैं। मोटे होने के साथ, कुछ लोग मोटे होते हैं उसके बाद भी एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं मोटे होने के साथ आलसी दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है बच्चों से। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो आपका जो उत्तम स्वास्थ्य है, आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बच्चे एक नज़र में पहचान लेते हैं कि हमारे टीचर कैसे हैं, ठीक। वरना आपका नाम रख दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कार्टून्स के नेम पे टीचर्स का नेम रख जाता है, ये बात सच है। अब देखिए, कह रहे हैं कि स्फूर्ति व उत्साह आप पढ़ाएंगे, आपके अंदर जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि बच्चा ये तक कहता है कि मुझे अपने टीचर की तरह बनना है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं अच्छे शिक्षक में सदैव स्फूर्ति, और आप जहाँ मिलेंगे उन्हें वो आपके पैर छुएंगे, आपकी इज्जत करेंगे अगर आपने अच्छा व्यवहार किया बच्चों के साथ में, या आप उनको अच्छे लग गए हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं अच्छे शिक्षक में सदैव स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए, कि आप बच्चों को मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, कि आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी में कोई काम नहीं होता। कह रहे हैं जिससे छात्र उनके इन गुणों का अनुकरण करके प्रगति कर सकें। उत्साहहीन शिक्षक की कक्षा उत्साहहीनता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। रायबर्न का कथन है कि निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, यानी मरे हुए एक टीचर का, मरे हुए इन द सेंस का मतलब है कि जब आप बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो कक्षा भी वैसी ही है। आप जैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी का जो लेवल है, जैसा आप रिएक्ट करेंगे, बच्चों का भी वैसा ही रिप्लाई आएगा। मैं गई थी जब टीचिंग में, तो टीचिंग में क्या हुआ था, मुझे याद है कि मैं प्रेयर करवाते थे, तो उस टाइम पे जो बच्चे प्रेयर करवाते थे तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा गंदा था। वो लोग मतलब आवाज़ तक नहीं आती थी पूरी फील्ड में, बच्चे ऐसा गाते थे मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर हमारा टर्न आता था, मैंने कहा मैम मैं प्रेयर करवाना चाहती हूँ, तो मैं प्रेयर करवाने गई, तो बच्चों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा बेहतर था। मैं ये तारीफ वाली बात नहीं है, बट एक्चुअली में हम जैसा रिस्पॉन्स करेंगे बच्चों के प्रति, जस्ट बच्चे वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, जैसे कमांड करेंगे। अब भाई बच्चा हमको देख रहा है, तो वो उस चीज़ को अपने अंदर भी इंक्रीज़ कीजिए और बच्चों के अंदर भी उस चीज़ को इंक्रीज। फिर अगले दिन जब बच्चों ने प्रेयर करवाई, तो उनके अंदर भी वो चीज़ थी कि हमारे टीचर्स बेहतर कर रहे हैं तो हम भी बेहतर करें, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि सजीव कक्षा, सजीव और उत्साहपूर्ण शिक्षक की कला में निष्कपटता एवं वातावरण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई छल कपट नहीं है, आप बेहतर करेंगे, बच्चे देखेंगे कि हमारे सर टीचर बेहतर कर रहे हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में बेहतर करें। या कुछ तो ये भी कहते हैं कि मुझे अपनी टीचर की तरह बनना है, या मुझे टीचर ही बनना है, ठीक। अब देखिए, वेशभूषा कह रहे हैं अच्छे शिक्षक की वेशभूषा नेत्रप्रिय अवश्य होनी चाहिए। मैले जूते, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो गंदे टीचर्स के पास वैसे भी नहीं जाते, मतलब गंदे टीचर्स कह सकते हैं, या फिर गंदे लोगों के पास में, जिनके पास अच्छी महक नहीं आती है, या फिर हम परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक भाग है। आपके एक हाथ में घड़ी होनी चाहिए, पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए, आपकी जो ड्रेस है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, आपके बाल बांधने का ढंग अच्छा होना चाहिए, मतलब जिस जगह पे आप हैं आपका व्यक्तित्व वैसा ही होना चाहिए। आप फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि लड़कों में भी ऐसा होता है कि जो आगे की शर्ट होती है उसको फोल्ड कर लेते हैं, कॉलर खड़ा कर लेते हैं, शर्ट बहाल कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लड़के भी आपको अडेप्ट कर रहे हैं, वो कल को आपको देखेंगे कॉलर वो खड़ा करके आएंगे, आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। आपका कॉलर नीचे होने चाहिए, शर्ट के बटन पूरे बंद होने चाहिए, आपकी जो ये जो स्लीव्स होती हैं, बाहें जो हैं, उनका भी बटन जो है वो बंद होना चाहिए, शर्ट अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर बेल्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको भी देख के आनी है। चाहे वो लड़कियों की बात की जाए, बाल खोल के नहीं जाना है, आपको जूड़ा बना के जाना है, हो सके तो साड़ी सूट जो भी बेहतर हो, अच्छे से दुपट्टा डाल के जाइए। तो लड़कियां क्योंकि आपको देख रही हैं, हमारी संस्कृति और कल्चर हमारा भी यही कहता है कि आप जीन्स पहन के नहीं पढ़ाने जा सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में आपने देखा होगा कोई टीचर जीन्स पहन के आया हो, नहीं, कहीं भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप अच्छे नहीं दिखते, बात मैं उस बेस पे जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें कहीं और के लिए है। एक टीचर की जो वेशभूषा है वो बनाई ही इस तरीके से गई है, ठीक है, बाकी तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। फिर कह रहे हैं गंदे कपड़े, बड़ी दाढ़ी और बिखरे हुए बालों वाला शिक्षक छात्रों की आकर्षित ना कर सकने वाला का कारण अपने शिक्षण को सफल नहीं बना सकता है। जो इंसान देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है और क्लीन शेप होनी चाहिए बॉयज़ की, लड़कियों के बाल बिखरे नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, वरना आप बच्चे से किस
फेस से कहेंगे कि आप कल अपने नेल्स काट के आइएगा, या आपकी ड्रेस गंदी है आप धुलवा के आइएगा? किस मुंह से कहेंगे आप बच्चे से, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब देखिए, तो जब आप देखने में अच्छे नहीं दिखेंगे तो बच्चा पढ़ेगा तो बहुत दूर की बात है आपसे। फिर कह रहे हैं स्वर, यानी आपका जो बोलने का तरीका है उसमें स्पष्टता है, आप जल्दी बोल रहे हैं, उतार चढ़ाव है कि नहीं है, रुक कहाँ पे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। कह रहे हैं अच्छे शिक्षक के स्वर के संदर्भ में रिस्क ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्वर एक शक्तिशाली साधन है, अतः अच्छे शिक्षक का स्वर कोमल और स्पष्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पाठ्य विषय और उसमें निहित भावों के अनुसार उनमें उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। ऐसा स्वर आकर्षक और प्रभाव उत्पादक होता है। इसके विपरीत धीमा या कर्कश स्वर सदैव आकर्षणहीन और प्रभावहीन होता है। अतः एक अच्छे शिक्षक का स्वर शांत व संतुलित होना चाहिए। देखिए, आपकी जो एक एक वर्डिंग है, जो एक एक शब्द है, जब तक बच्चों को स्पष्टता से सुनाई नहीं देगा तब तक बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा। आप बोल कुछ रहे हैं, देखिए मैं तो ये मतलब कहना चाहूँगी कि जिनके लोग आवाज़ में खराबी है वो शिक्षक ना बने। अब लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा तो इंटरेस्ट था, लेकिन आप खुद सोचिए। और अगर चलिए दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ प्रैक्टिस से दूर की जा सकती है ना, तो आप उतना प्रैक्टिस करके जाइए घर से। आप जल्दी बोलते हैं तो धीमे बोलने की आदत डालिए। मेरी भी ये आदत है कि मैं बहुत तेज़ बोलती थी, लेकिन इस मामले में मैंने खुद में बहुत सुधार किया है कि मैं इतनी जल्दी अब नहीं बोलती। मतलब आपको लगता होगा शायद मैं तेज़ बोलती थी, बट आवाज़ में भी थोड़ी सी, इतनी भी तेज़ वॉल्यूम का बोलना और जल्दी बोलने में अंतर है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए कि आगे वाले बच्चे को ज़्यादा तेज ना सुनाई दे जाए। छोटी कक्षा है, बड़ी कक्षा है, आपको कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, ये आपको सोच समझ के पहले से ही जाना पड़ेगा। लोग कहेंगे इतनी सारी प्रिपरेशन, हाँ इतनी ही प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है एक टीचर बनने के लिए, अगर एक बेहतर टीचर बनना चाहते हैं। वरना टीचर तो हर कोई बन जाता है, ठीक है? अगर आप एक तारीफ़े लायक टीचर बनना चाहते हैं, आदर्श टीचर कह सकते हैं। अब लोग कहते हैं मेरे को बनना ही नहीं है, तो फिर टीचर बन ही क्यों रहे हो यार, है ना? मैं केवल एक बॉयज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, है ना? जितनी भी लोग हैं, ठीक है? अगला देखते हैं भाषा। अब भाषा के बारे में क्या है? देखिए, भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है, अतः अच्छे शिक्षक की सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए जो कि भाषा है। छात्रों को ऐसी भाषा से पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और वे कठिन से कठिन पाठ को सरलता से समझ पाते हैं, अतः उसे समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारा टीचर है उसको जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जो भी 22 भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जो इंग्लिश है उसको अगर समझ पाएंगे तो हम ज़्यादातर बच्चों से, और जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जब हम बाहर स्टेट में जाते हैं तो हमें उन भाषाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, उनके जो वर्ड्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जब हमारी भाषा समझ ही नहीं आ रही है, हम हिंदी बोल रहे बच्चों को समझ ही नहीं आ रही, तो वो क्या समझेगा, ठीक है ना? तो उसकी भाषा समझना और धीरे धीरे करके उसकी भाषा को भी आप अडेप्ट कर लीजिए। जितनी ज़्यादा भाषाएं आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनको सीखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि इस वर्ड को क्या कहते हैं उनकी भाषा में। क्योंकि उड़िया, मराठी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तो ये सारी जो भाषाएं हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। क्यों? हम ही सब जाने, मतलब ऐसा लोग बोल रहे होंगे कि हम ही सब जाने टीचर बनना है, हाँ आपको जानना पड़ेगा। आपको अगर बच्चों को अच्छे से बताना है, समझाना है, पढ़ाना है, तो आपको भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। लगभग 3 भाषाओं का ज्ञान, एक जो हिंदी है, एक जो अंग्रेज़ी है, या कोई भी एक अन्य भाषा आपको पता होनी चाहिए। या आप जहाँ भी, जिस भी राज्य में, जिस भी राज्य के गाँव में आप पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों की भाषा के कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए। धीरे धीरे आप उनकी पूरी भाषा सीख लीजिए, ठीक? जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में आपको कठिनाई ना हो, ठीक है? क्योंकि बच्चा तो तभी समझेगा ना जब उसे पता ही नहीं है कि वो क्या बोला जा रहा है, तो वो नहीं पढ़ेगा। उनसे संबंधित जो शब्द हैं उनको बोलिए, उनसे लगाव लगाने की कोशिश कीजिए, उनसे मतलब थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाइए। और बॉन्डिंग तब बनेगी जब आप उनके भाषा के कुछ शब्द जानते होंगे। धीरे धीरे सारी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत, हाँ थोड़ी सी परेशानी होगी नई भाषा को जानने में, समझने में, लेकिन हो जाता है, ठीक? अब देखिए, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ लगन तो होनी चाहिए ना, तब तो आप कर पाएंगे। अब देखिए, कहना है व्यक्तित्व, यानी एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के संदर्भ में पेंटन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व का संबंध उन प्रभावों से है जो शिक्षक दूसरे व्यक्तियों का उत्पादक
होता है, अतः अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो भी होता है टीचर, शिक्षक स्वस्थ, निरोग, विद्वान, चरित्रवान और कार्य कुशल तथा अच्छी आदतों, रुचियों और व्यवहार वाला होता है। इन गुणों के अभाव में शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है, परिणाम स्वरूप वह छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा पाता। कुछ लोग होते हैं वो पुड़िया खा के चले आ रहे हैं, कुछ लोग हैं वो कॉलर खड़ा करके चले आ रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं वो नाखून बड़े करके नेल पॉलिश लगा के चली आ रही हैं, पोनी टेल चलिए एक बार के लिए ठीक भी है, आईलाइनर लगा के चली आ रही हैं। देखिए आप एक टीचर हैं और बच्चे आपको अडेप्ट कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे हैं, जो जनरेशन है वो आगे आने वाली जनरेशन, आप किस मुंह से कहेंगे? आप जो चीज़ खुद के अंदर बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को किस फेस से कहेंगे कि आप अपने अंदर ये चीज़ों को मतलब बदलाव कर लीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिक्षण सिद्धांतों तथा विधियों का ज्ञान होना, मेथड जो भी है, प्रदर्शन विधि लगानी है, व्याख्यान विधि लगानी है या फिर आगमन निगमन विधि लगानी है, कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना है, तो जितनी भी विधियां हैं, जितने मेथड हैं, आप किन का कहाँ पे यूज़ करेंगे, छोटे लेवल से बताएंगे, बड़े लेवल से बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर होनी पड़ेंगी। अच्छे शिक्षक शिक्षण को शिक्षण सिद्धांतों और विधियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संदर्भ में रायबर्ड ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है, अच्छा शिक्षक शिक्षण विधियों के संबंध में अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नया और आधुनिक रखने की चेष्टा रखता है। मनोविज्ञान का ज्ञान की बात करें तो अच्छे शिक्षक को मनोविज्ञान की सब शाखाओं का तो नहीं, पर उन शाखाओं का ज्ञान निश्चित रूप से होना चाहिए जिनका शिक्षण से घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आदि। अब देखिए हम बड़ी ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, हम सीटेट के लिए पढ़ते हैं, हम यूपी टेट के लिए पढ़ते हैं, हम बीटीसी या बीएड, जितने भी एजुकेशनल जो भी हमारे डिग्री हैं या फिर डिप्लोमा है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें हम बाल मनोविज्ञान को यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को या एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारी उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को समझेंगे नहीं कि उनका ग्रोथ कैसे होता है, उनकी डेवलपमेंट उनका कैसे होता है, किस उम्र में बच्चे को क्या अच्छा लगता है, कई सारी थ्योरीज भी हैं, आप नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक बेहतर टीचर इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप समझ पाते हैं ना कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, बच्चे क्या कहाँ से मतलब उत्पन्न होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, हमारा जो नेचर है वो कैसे काम करता है, बच्चा 2 साल में क्या फील करता है या फिर 6 साल में क्या फील करता है, वो लोगों के साथ कैसा रिएक्ट करता है, अपने ग्रुप्स में कैसा रिएक्ट करता है। आपको जब वो चीज़ पहले से पता होगी तो आपको बच्चे के ऊपर उतना गुस्सा नहीं आएगा या वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ऐसा रिस्पॉन्स आने वाला है ना। तो अगर हम बात करें तो बाल प्रकृति का ज्ञान, कह रहे हैं आधुनिक युग में शिक्षा प्रक्रिया बाल केंद्रित है, अतः शिक्षक के लिए बाल प्रकृति का ज्ञान परम आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें रुचियाँ, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को हर एज पे उसकी जो मतलब क्या क्या इंटरेस्ट है ना, उसकी जो योग्यताएं, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, कहाँ पे कितना मतलब कैसे कैसे क्या IQ है बच्चे का, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों में आप समझ पाएंगे कि बच्चे को किन चीज़ों में रुचि है, आपको कैसे हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें। अभिवृत्तियों और आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए, तभी वह बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को समझकर उनका सही पद प्रदर्शन कर सकेगा। इसलिए हीगेट शिक्षक को परामर्श देता है कि बालकों के विचारों और संवेगों के अनोखे प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब देखिए बात करें तो संस्कृति व सभ्यता, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, देख लीजिएगा अगर, क्योंकि आता है ये क्वेश्चन या तो सेकेंड ईयर में आएगा या तो फर्स्ट ईयर में आएगा कि अच्छे या फिर आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या हैं। तो आप इन हेडिंग्स को याद कर लीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ये मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल यही छाप के आए, आप हेडिंग वाइज हेडिंग लिखिए और बेहतर तरीके से आपके मन में जो भी विचार हैं उनको व्यक्त कीजिए, क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि आपके विचार क्या हैं इस विषय में। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बालकों को उनकी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्रदान करना, उनमें आवश्यक परिवर्तन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरण करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अतः अच्छा शिक्षक अपने समाज की संस्कृति व सभ्यता का
इतना काफ़ी ज्ञान रखता है कि वह उनके प्रतिमानों से अपने छात्रों को पूर्णतया परिचित करवाता है। ठीक, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसका ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए, तो वो बच्चों को बता सकता है। वातावरण का ज्ञान कह रहे हैं, इस संदर्भ में थॉमसन का कथन है कि वातावरण शिक्षक और शिक्षक का कार्य छात्रों को उस वातावरण का अनुकूल बनाना है, अतः अच्छा शिक्षक छात्रों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देने के लिए जानकारी रखता है। अब देखिए, दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप गुंडों के साथ रहने लगिए, आपका दिमाग गुंडों वाला हो जाएगा। आप अच्छे लोगों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ रहने लगिए, आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे, या फिर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए भी आप जब बीएड या बीटीसी में जाते हैं तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया जाता है जिससे कि आपका और कहीं दिमाग ही ना चले, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई करें। हम स्कूल में भी जाते हैं या कोई कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही बनाया जाता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। हर तरफ उसे किताबें दिखेंगी, लाइब्रेरी दिखेगी, या ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिससे बच्चा उस चीज़ के लिए मोटिवेट होगा, पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा ना। हम कॉलेज में देखते हैं, कोई विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही बना के रखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। व्यक्ति तथा समाज की जरूरतें, समाज और व्यक्ति में अत्यधिक निश्चितता पाई जाती है, अर्थात यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति समाज की और समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षक इन आवश्यकताओं को पूर्णतया परिचित होता है और अपने छात्रों को उनसे अवगत करा के उनकी और समाज की उन्नति पर सहयोग देता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर बेहतर करेगा तो कल को हमारा राष्ट्र ही बेहतर होगा, वो राष्ट्र के लिए सहयोग कर पाएगा, नई नई चीज़ें डेवलप कर पाएगा। अब उत्साह व आशावादिता, अच्छे शिक्षक में उत्साह, आशावादिता का समावेश होना चाहिए। इन गुणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए रिस्क ने कहा है, शिक्षक का उत्साह और आशावादिता छात्रों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं न करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए, ये 25 हेडिंग थी और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिटरली बोल रही हूँ, बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज़बरदस्ती आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चैनल सच में बहुत बेनिफिशियल है। मैंने सोच समझ के अच्छे से बनाया है, और क्योंकि मैंने हर जगह देख लिया जो कि एमजेपी आरयू से बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा भटक रहे थे, क्योंकि मैं भी भटकी हूँ उसके लिए। मैंने बहुत अलग अलग चीज़ों को देखा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे एक्चुअली बहुत प्रेशर था, तो मुझे ये चीज़ लगी कि मैं क्यों ना बच्चों को एक जगह कंटेंट दे सकूँ जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी लगातार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।